जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जैज अकेडमी में। आज हम लोग सामान्य ज्ञान के 35 प्रश्नों का दमदार मॉक टेस्ट इस क्लास के द्वारा आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको इतिहास के, भूगोल, कॉमर्स, संविधान और साइंस के सभी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप सभी क्वेश्चन कंप्लीट देखिए और बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो हमारी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है। ऑप्शन ए दिया गया है अमोनिया, एसिटिलीन, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और डी है एथिलीन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एथिलीन का प्रयोग किया जाता है जो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन सारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं। न्यूक्लियस में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में और पर ऑक्सीसोम में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो प्रकाश संश्लेषण है ये किस में होता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, याद रखना है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में भी दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। स्टार बना के नोट करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। वह है, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनका विशिष्ट वर्णन किसकी पुस्तक में हुआ है, यानी किसके ग्रंथ में हुआ है, ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, भास, शूद्रक, विशाखदत्त और अश्वघोष। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विशाखदत्त। इनका ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। ठीक है, क्या है, मुद्रा राक्षस इनका ग्रंथ है और इनके ग्रंथ में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनका विशिष्ट वर्णन दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, विशाखदत्त के ग्रंथ में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है। ऑप्शन देखिए, संस्कृत, पाली, प्राकृत और हिंदी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अशोक के जो शिलालेख हैं इनमें प्रयुक्त भाषा कौन सी है, तो प्राकृत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो कहाँ पर पता चलता है, ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में और आलमगीरपुर में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धौलावीरा ऐसा स्थान है जहां हड़प्पा सभ्यता में जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। अब देखिए क्वेश्चन अगर हमारा ये दिया जाता है कि किस राज्य में है धौलावीरा, तो ये वर्तमान समय में गुजरात राज्य में है। ठीक है, वर्तमान समय में गुजरात राज्य में धौलावीरा है और हड़प्पा सभ्यता में यहाँ से हमें जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। यानी जो चीनी यात्री ह्वेनसांग था इसने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। पहले तो क्वेश्चन ये बताना है कि ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था। तो ये हर्षवर्धन के काल में, हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। कौन सा है, ह्वेनसांग। देखिए याद करने की ट्रिक क्या रहेगी, हास यानी जो ह्वेनसांग था इसका नाम स्टार्ट होता है हावर्ड से और हर्षवर्धन इसका नाम भी स्टार्ट होता है हावर्ड से। यानी ह्वेनसांग के शासन, जो ह्वेनसांग है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अब देखिए इसने किस जो विश्वविद्यालय है किससे अध्ययन किया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी नालंदा विश्वविद्यालय से ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में इंडिया आया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कई बार एग्जाम में दिया गया है। यानी जो सिपाही विद्रोह हुआ था उस समय हमारी इंडिया में गवर्नर जनरल कौन था? पहले तो ये बताइए कि सिपाही विद्रोह ये कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह सभी लोग जानते हैं, ये 1857 ईस्वी में हुआ था, जो कि आज वर्तमान समय में 1857 ईस्वी की क्रांति के नाम से भी प्रसिद्ध है या सिपाही विद्रोह के नाम से भी फेमस है। ठीक है, अब ये तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन हमारा दिया गया था कि उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उस समय लॉर्ड कैनिंग हमारी इंडिया के गवर्नर जनरल थे सिपाही विद्रोह के समय, और सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके निम्न मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ऑप्शन देखिए, नाना साहेब, बी है कुंवर सिंह, सी है खान बहादुर खान और डी है तात्या टोपे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तात्या टोपे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 1857 का विद्रोह हुआ था, उसमें उनके मित्र ने धोखा दे दिया था और जिससे अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दांडी यात्रा के समय निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्राप्त हुआ था? यानी जो दांडी यात्रा प्रारंभ की थी गांधी जी के द्वारा, उसके समय यानी उसके साथ ही एक आंदोलन भी प्रारंभ हुआ था। तो हमारे ऑप्शन में ऐसा कौन सा आंदोलन है जो दांडी यात्रा के साथ ही प्रारंभ हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये दांडी यात्रा के साथ ही प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। किसके नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था? तो गांधी जी के नेतृत्व में ये संपन्न हुआ था। तो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे कि दांडी यात्रा के समय कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1930 में। किसके नेतृत्व में? तो गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ऑप्शन देखिए, औड़ा आसापल्ली, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सरोजनी नायडू गोल्डन थ्रेशहोल्ड इस कविता की कवित्री यानी रचयिता हैं। ठीक है, नाम याद रखना है, कई बार ये कविता एग्जाम में भी दी गई है कि गोल्डन थ्रेशहोल्ड कविता की रचनाकार कौन है? तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, सोचकर आंसर कीजिए सभी लोग कि ऐसा कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी है जिसमें राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या ज़्यादा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अंडमान और निकोबार ये हमारा यूनियन टेरिटरी है। इसमें जो राष्ट्रीय उद्यान है इनकी संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। चलिए इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान 98वां जो संशोधन हुआ था ये अधिनियम किससे संबद्ध है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारी संविधान का कि जो 98वां संविधान संशोधन हुआ था ये किससे संबद्ध है? ऑप्शन देखिए, ए सेवा कर के विनियोजन तथा उगाही के लिए केंद्र को अधिकार देना, इससे संबंधित है, नहीं। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन, इससे संबंधित है, तो जी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो 98वां संविधान संशोधन है ये न्यायिक आयोग का गठन इससे संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत के संविधान से निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन देखिए,
ऑप्शन ए है हमारा वन संबंधी सूची, बी है शेयर बाजार संबंधी सूची, सी है डाकघर बचत बैंक संघीय सूची और डी है लोक स्वास्थ्य राज्य सूची। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए वन संबंधी सूची, तो ये हमारा राइट हो जाएगा क्योंकि जो वन है ये संबंधी सूची का विषय है, ये भी ठीक हो जाएगा। शेयर बाजार ये संबंधी सूची का विषय है, नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ध्यान से पढ़िए। तो देखिए वन ये संबंधी सूची में आता है, डाक व बचत बैंक ये संघीय सूची में आता है, लोक स्वास्थ्य ये राज्य सूची में आता है और जो शेयर बाजार है ये संबंधी सूची में नहीं आता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जाता है। यानी जो उपराष्ट्रपति होता है इसको पद से हटाने के लिए कहाँ संकल्पित किया जाता है, कहाँ से प्रस्तावित किया जाता है। ऑप्शन ए है केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है, केवल संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में या केवल राज्यसभा में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प प्रस्तावित किया जा सकता है। याद रखना है केवल राज्यसभा में। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट है ये कहाँ पर स्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये पटियाला में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? पटियाला में। अगला क्वेश्चन देखिए कि नेशनल पुलिस अकादमी स्थित है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो नेशनल पुलिस अकादमी है ये कहाँ पर स्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये हैदराबाद में स्थित है। याद रखना है कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, किसमें किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है, बी है ध्वनि तरंगों को परावर्तित करके वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है, सी है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बस जो रेडियो तरंगें होती हैं इसके द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए जो रडार आती है इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये हमारे एग्जाम में दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए और इम्पोर्टेंट भी है। तो ये किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। इनको कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए और कंप्यूटर दिवस यानी जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस होता है ये हम लोग कब मनाते हैं? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि कृषि में खाद के रूप में तथा बीजों को सुरक्षित रखने के लिए फफूंदी मार के तौर पर प्रयोग किया जाता है, यानी कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है, ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए है जस्ता एवं मैग्नीज युक्त रसायन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जस्ता एवं मैग्नीज युक्त रसायन होता है, इसका प्रयोग कृषि में खाद के रूप में तथा बीजों को सुरक्षित रखने के लिए फफूंद मार के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? जस्ता एवं मैग्नीज युक्त रसायन का प्रयोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया है महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू मनाली में है। तो क्या ये सही है? तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, याद रखना है। तो यहाँ पर सुमेलित है
जो महान हिमालय है ये मनाली कुल्लू में है, तो ये हमारा सही सुमेलित है। ऑप्शन बी दिया गया है राजा जी नेशनल पार्क देहरादून में है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भरतपुर में है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर, ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा, यानी यही हमारा राइट आंसर कहलाएगा। अब देखिए जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है, तो एमपी के भोपाल में है, यानी मध्य प्रदेश के भोपाल में क्या है, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, ये जबलपुर में नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि डीडीटी की खोज वर्ष 1939 में किसने की थी। ऑप्शन ए है पॉल म्यूलर, बी है पॉल जॉनसन, सी है पॉल वाल्टर और डी है पॉल वाल्थर फैक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पॉल म्यूलर ने डीडीटी की खोज की थी। और कब की है खोज, तो 1939 में डीडीटी की खोज पॉल म्यूलर के द्वारा की गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि नाइट्रेट प्रदूषण वाली रासायनिक खाद भूमिगत जल को दूषित कर देती है। नाइट्रेट की मात्रा जब 25 मिली प्रति लीटर से अधिक हो जाती है तो इससे उत्पन्न होने वाला रोग क्या कहलाता है। ऑप्शन देखिए नाइट्रामीन, बी है मैट हीमोग्लोबिनीमिया, सी है उच्च रक्तदाब। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मैट हीमोग्लोबिनीमिया। ये रोग हो जाता है जब 25 मिलीलीटर प्रति से अधिक हो जाती है नाइट्रेट प्रदूषण वाली रासायनिक खाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि वायु प्रदूषण वर्षा के साथ मिलकर बनाते हैं। अधिक अम्लता, कम अम्लता, सामान्य स्थिति, इसमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जब वायु प्रदूषण वर्षा के साथ मिलता है तो ये अधिक अम्लता बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा एग्जाम में कई बार दिया गया है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण जब वर्षा के साथ मिलता है तो ये अधिक अम्लता बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जीएसटी के निम्न में से 3 प्रकार कौन से हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। ये जीएसटी के तीनों प्रकार हैं। जीएसटी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाते हैं। 1 जुलाई को क्यों मनाते हैं, क्योंकि जो जीएसटी है ये भारत में लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 को, ये भी याद रखना है। और सबसे पहले ये मनाई गई थी असम में। ठीक है, यानी सबसे पहले असम राज्य में लागू की गई थी। और कब लागू की गई थी, तो 1 जुलाई 2017 में लागू की गई थी, इसलिए हम लोग 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाते हैं। और जीएसटी के कौन कौन से प्रकार हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि पीरियोडिक टेबल निम्न में से किसने प्रतिपादित की थी। ऑप्शन ए है बोल्टा, कैल्विन, मेंडलीफ, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेंडलीफ के द्वारा पीरियोडिक टेबल प्रतिपादित की गई थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि विश्व पृथ्वी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है इलाहाबाद, जौनपुर, वाराणसी, कन्नौज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कन्नौज में जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुरातत्व संग्रहालय है ये कन्नौज में स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी कई बार दिया गया है कि राजकीय पुरातत्व संग्रहालय ये किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। किस जिले में है, कन्नौज जिले में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सैयद सालार मेला कहाँ लगता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। ठीक है, चलिए तो कई बार ये एग्जाम में भी दिया गया है कि सैयद सालार मेला कहाँ लगता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए, यानी बहराइच में सैयद सालार मेला इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद और आगरा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनारस में भारत का कला भवन स्थित है। याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ स्थित है, बनारस में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि विकिपीडिया के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैरी सेंगर और जिमी वेल्स, ये विकिपीडिया के संस्थापक हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहेगा कि एकमात्र ऐसे व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन हैं जिन्होंने ऑस्कर एवं नोबेल दोनों पुरस्कार जीते हैं। यानी निम्नलिखित में से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने ऑस्कर और नोबेल दोनों पुरस्कार जीते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इन्होंने नोबेल पुरस्कार भी जीता है और ऑस्कर अवार्ड भी इन्होंने ही जीता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो सभी लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपनी तैयारी बेस्ट कीजिए, मस्त रहिए।